हम आगे बढ़े, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले एक क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस वक्त गुरदासपुर में हैं। गुरदासपुर पे भारत पाकिस्तान सीमा पर बने इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर आई बाढ़ ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से ये जो फेंसिंग है ये टूट चुकी है। पहले काफ़ी हाई टेक फेंसिंग होती थी जिसकी वजह से आतंकी या कोई भी किसी तरीके का मूवमेंट को रोकना बड़ा आसान होता था, लेकिन दूर दूर तक अगर आप देखें तो फेंसिंग टूट चुकी है, पानी की वजह से बह गई है। और हालांकि एहतियात के तौर पर छोटे छोटे कटीले इन तारों को लगाया गया है, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं किसी भी इस तरीके के मूवमेंट को रोक पाने में। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर दें, ये उरी का इलाका नहीं है, लेकिन ये समस्या हर जगह देखी जाती है। ये रिपोर्ट जो थी गुरदासपुर के पास की थी। श्रीकांत शर्मा, ये रिपोर्ट जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी ने डीएनए में करीब एक हफ्ता पहले दिखाई थी और आगाह भी किया गया था। साहब, ऐसी स्थिति होती क्यों है श्रीकांत? आदित्य, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है, लेकिन इस पर जैसे ये रिपोर्ट आई थी उससे पहले से ही उस पर कार्रवाई भी हो रही थी, क्योंकि फ्लड बहुत तेज़ था और कई ऐसे इलाके थे, ये तो आपने दिखाया, बाकी वहाँ भी उसको फेंसिंग को ठीक किया गया है। तो ठीक है, बहुत लंबा एरिया है, लेकिन फेंसिंग भी जहाँ जहाँ टूट फूट हुई थी फेंसिंग में, फेंसिंग ठीक करने का काम हमारे लोगों ने किया है, यानी कि फ़ौज के लोगों ने किया है। तो उसको आप बिल्कुल करेक्ट कर लें, ये अब ठीक हो गई है फेंसिंग वहाँ, जो थोड़ा बहुत और भी कहीं कमियाँ थी। नंबर 1। नंबर 2, बड़ा एरिया है। अभी तक हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों इतनी एरिया को फेंसिंग क्यों नहीं किया, ये विषय नहीं है। आज मैं फिर आपको कहूंगा कि आज राजनीति करने का विषय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लंबे समय से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज विषय ये है कि आप ये कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है जो पाकिस्तान लगातार हमारे साथ करता रहा है। कॉन्स्पिरेसी ये है कि पाकिस्तान छटपटाहट में है, पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। श्रीकांत में पाकिस्तान तो जो है वो तो हम जानते हैं। पाकिस्तान भारत के लिए किस तरीके से दिक्कतें, भारत के खिलाफ किस तरीके से आतंक की पूरी फैक्ट्री चला रहा है, हम जानते हैं। आज सवाल यह है कि सीमा पार आतंक की सर्जरी आप सरकार कब करेगी? भारत को हल्के में कैसे ले सकता है पाकिस्तान? कब तक इस तरीके की ये जो हमले हैं चलते रहेंगे? ये सवाल है आज श्रीकांत। आप संयम की बात करते हैं, आप देखिए जो लोग सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं गुस्सा है उनमें, खून खौल रहा है। आप कैसे संयम की बात कर सकते हैं? 17 जवानों ने शहादत दे दी है। नाराजगी है पूरे देश में आदिति, पूरे देश में आक्रोश है। जितना आक्रोश आपके चैनल पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा आक्रोश हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई आक्रोश हमारे अंदर नहीं है, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये भी आप देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन उसकी रणनीति होती है, समय निश्चित रूप से लगता है, लेकिन नेस्तानाबूद होगा पाकिस्तान, नेस्तानाबूद होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीडी बख्शी साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आक्रोश नहीं है, आक्रोश बहुत है, हम में भी बहुत आक्रोश है। जीडी बख्शी साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आक्रोश है आज। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है सर। आज सेना के लिए हर कोई संवेदना दिखा रहा है। सवाल है अदिति। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज सर, मैं आऊंगी आपके पास। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सेना के हाथ खोल दिए जाएं, सेना को आजादी दी जाए, उसे उतने राइट्स दिए जाएं। आज लोग ये बातें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब सेना ने हाथ खोल दिए थे तो 70 दिन कर्फ्यू लग गया था, लोगों को तकलीफ हो गई थी भारतीय फौज से, सवाल पूछने लगे थे भारतीय फौज से लोग। देखिए, भारतीय फौज से हमेशा देशद्रोहियों को तकलीफ रही है, क्योंकि भारत के टूटने के बीच और भारत को सुरक्षित रखने के बीच आज एक फोर्स है तो वो भारतीय सेना है। लोग कुछ भी कहें, भारतीय सेना अपना कर्तव्य करेगी, करती रहेगी, बलिदान देते रहेंगे हमारे सिपाही। मेरा सिर्फ कहना है कि हम लोगों को लड़ने का अच्छा तजुर्बा है। 37 साल मैं सेना में लड़ चुका हूं, हर रैंक पे तकरीबन गोली के फायर के नीचे रहा हूं। आपकी जो रणनीति है उसमें एक समन्वय होता है ऑफेंस का और डिफेंस का। अगर आप जहां पूरे रक्षात्मक हो जाते हैं तो आप अपनी सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा भार डालते हैं, आप जो है उसके हाथ पैर बांध देते हैं, इनिशिएटिव कर्व करते हैं, तो सेना का नुकसान होता है। फिर भी वो कार्य करेगी, वो डटी रहेगी, वो जो है नुकसान उठाती रहेगी,
लेकिन अपने हुक्म पे चलेगी। लेकिन मैं कहता हूं इस सेना के पास भारी तोपें हैं, इस सेना के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इस सेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, तोपें हैं, जहाज हैं। इस सेना के पास जो है स्पेशल फोर्सेस हैं। वो किस लिए हैं? वो रिपब्लिक डे परेड में केवल मात्र दिखावे के लिए है? इतनी ताकत होते हुए जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमको आक्रामक अब रूप अपनाना होगा। ठीक है, हमने 2 साल फिर भी कोशिश करी कि शांति हो जाए, बहुत अच्छी बात है। महाभारत के पूर्व भी श्री कृष्ण खुद गए थे कौरवों के पास कि भाई 5 गांव दे दो, 1 गांव दे दो। जब उन्होंने बोला कि साहब सुई की नोक का नहीं दूंगा, तब युद्ध हुआ। मैं समझता हूं पानी अब सर से ऊपर निकल गया है। 17 जवानों की शहादत, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जिसे हम बयानबाजी से टाल दें। अब पाकिस्तान को बताना होगा कि उसके लिए कीमत चुकानी होगी उसे। ठीक है सर। वो हद से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, वो एक सीमा रेखा लांघ नहीं सकता बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के। मैं नहीं कहता आप पूर्ण युद्ध छेड़ दें, मैं कह रहा हूं आपका जस्ट, प्रोपोर्शनेट और फोकस्ड रिस्पांस देना ही पड़ेगा आपको, और वो मुझे उम्मीद है कि आएगा अगले कुछ दिनों में। ठीक है कर्नल कॉल। पाकिस्तान को अगर बहुत खुजली हो रही है उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी। क्या मतलब निकालते हैं आप उनके इस बयान के? रक्षा विशेषज्ञ आप, जब सर्जरी की चेतावनी इसे माना जाए भारत की तरफ से पाकिस्तान को, इस बयान में आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? या आपको लग रहा है सिर्फ एक बयान भर? देखिए, प्रधानमंत्री एक बहुत ऊंचा ट्वीट करना, वहां से वो ट्वीट करना आपने मेरे से पूछा था? जी 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 बिल्कुल आपसे पूछा। अच्छा, आदती ऐसा है कि ट्वीट करना बड़ी अच्छी बात है। ये ट्वीट करना आजकल बड़ा फैशन हो गया है। अरे ट्वीट के बाद ट्वीट भी तो करो। अभी जो बख्शी साहब ने बोला है, इतने सारे हथियार हमारे पास हैं, इनके अलावा हमारे पास और भी हथियार हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर हो सकते हैं, जिसमें कि हमारा कोई बंदा उसमें इस्तेमाल ही नहीं हो। ड्रोन्स हैं, और उसके ऊपर आपको पता है ये कहां से आए ये 4 आदमी। उस कैंप को कंप्लीटली नष्ट कर दें। और आपको ये भी पता है कि उसका हेडक्वार्टर मुरीद के में, एक ज़रा बम मुरीद के में मारो। और जो इसकी सबसे बड़ी ये सियासतदान हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कि डर के मारे खड़े हो जाते हैं कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। उसमें हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर वेपन छोड़ने की। ये चीज़ हमको बिल्कुल सोच समझ के अकलमंदी घुस जानी चाहिए दिन में, और ये नो फर्स्ट यूज खत्म कर देना चाहिए। ठीक है श्रीनिवासन साहब, बिकॉज ये एक ऐसी जी आप बात पूरी कर लें कॉल साहब जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि ये जो डर बिठा रखा है कि अगर हमने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंकेगा, और नहीं फेंकेगा, उसमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, उसमें क्षमता नहीं है। ये ब्लफ हैज टू बी कॉल्ड। ठीक सर, ये हैज टू बी कॉल्ड, द ब्लफ हैज टू बी कॉल्ड। ठीक, जब तक आप डरते रहेंगे आप मरते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनिवासन साहब, ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसके इलाज की कोई डेडलाइन है? कोई डेडलाइन है? हर कोई ये पूछ रहा है। पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यही होगा जो एक्सपोर्ट टेररिज्म, इसी के लिए उनका ये? मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से उस पर बात कर रही हूँ। एक्शन की, भारत की तरफ से एक्शन की, इसे रोकने के लिए कोई डेडलाइन है? बात करते हैं हम 2 एक्शन। एक तो एक्सटर्नल, यानी वहाँ उस एरिया में जाकर, टेरिटरी में जाकर करने का, वो तो अपनी जगह। लेकिन मैं बताऊँ, सबसे पहले अपना घर ठीक करो आप। जो घर के अंदर आपको जितना उसका है, उनको एलिमेंट्स, पाकिस्तान एलिमेंट्स है, और खासकर कश्मीर में, उसको हमने उनको निकालना है सबसे पहले। आज जो भी अटैक हुआ है, इसके लिए कोई इंसाइडर ज़रूर उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया होगा। समवेयर देयर इज़ सम, इसमें क्या नाम है, उसमें
चूक है उसमें, तो दैट वी हैव टू डू बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस हो या सिक्योरिटी लिहाज से करना है। तो सबसे पहले जितना भी फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ सभी है, ठीक। उनके लिए सबको अपना रणनीति थी कंबाइंड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस अप्रोच चाहिए, एंड दे शुड गेट अ सफिशिएंट फ्रीडम ऑफ एक्शन and bring them to an offensive spirit. That is a big answer which are giving to Pakistan internally. ठीक सर।